हाय एवरीवन, मेरा नाम चंदन है और मैं आपका स्वागत करता हूं टिलिटेरियन आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 19 डिस्कस करने जा रहे हैं और इस आर्टिकल 19 के साथ हम लोग राइट टू फ्रीडम वाले सब कैटेगराइजेशन में एंटर कर रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो फंडामेंटल राइट्स का जब हम लोग कैटेगराइजेशन कर रहे थे तो फंडामेंटल राइट्स की 6 कैटेगरी में हम लोगों ने डिवाइड किया था। कुछ आर्टिकल्स को और कुछ राइट्स को हम लोगों ने राइट टू इक्वालिटी वाले सेक्शन में रखा था। ये वाले आर्टिकल्स जो है राइट टू फ्रीडम वाले सेक्शन में हम लोग रखेंगे। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन डिस्कस करेंगे। यू हैव राइट टू रिलीजन, देन यू हैव राइट एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स एंड देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सो ये 6 क्लासिफिकेशन थी। उस 6 क्लासिफिकेशन में से हम लोग एक क्लासिफिकेशन और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन दैट इज राइट टू इक्वालिटी स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इस आर्टिकल के साथ हम लोग राइट टू फ्रीडम वाले सेक्शन में और इस राइट टू फ्रीडम वाले कैटेगरी में या क्लासिफिकेशन में यू हैव 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल 19, 20, 21 एंड 22। राइट टू इक्वालिटी वाले में कितने आर्टिकल थे? यू हैड 5 आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। और इन 5 आर्टिकल के अलावा भी आर्टिकल 12 व्हाट इज द स्टेट एंड आर्टिकल 13 लॉ, जुडिशियल रिव्यू एंड ऑल दिस स्टफ वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट। सो आई विल अर्ज यू कि अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, उस वीडियो को भी आप लोग आर्टिकल बाय आर्टिकल अप्रोच लेकर हम फंडामेंटल राइट्स कवर कर रहे हैं। तो उन वीडियो बहुत एक्सटेंडेड डिटेल में हम लोग हर आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं ताकि यूपीएससी एग्जामिनेशन की जो ना सिर्फ प्री की डिमांड फुलफिल की जा सके बट आप में एक डिबेटिंग कैपेबिलिटी, एक एनालिटिकल कैपेबिलिटी भी, बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग डालने की कोशिश करते हैं जब भी आर्टिकल आपको, ताकि आपकी जो पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बन सके। फंडामेंटल राइट्स जो कि नॉर्मल डे लाइफ में आपके रोल प्ले नहीं करती है, पार्लियामेंट्री, जुडिशरी और ये चैप्टर्स जब आप लोग करोगे तो वो चैप्टर्स थोड़े से आसान है कंपैरेटिवली इस फंडामेंटल राइट्स के। तो फंडामेंटल राइट्स में हम लोग थोड़ी सी ज्यादा मेहनत और थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाएंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट आर्टिकल 19 आउट ऑफ ऑल द फंडामेंटल राइट्स दैट यू आर गोइंग टू रीड और स्टडी, आई विल अर्ज यू कि आर्टिकल 19 को थोड़ा ज्यादा फोकस। आर्टिकल 19 में जो राइट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन कौन से राइट्स? तो यू हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देन यू हैव राइट टू असेंबली, एसोसिएशन, देन मूवमेंट, रेजिडेंस एंड राइट टू प्रोफेशन। सो ये 6 फंडामेंटल राइट्स जो कि आर्टिकल 19 एक्सटेंड कर रहा है, तो इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ लेट मी टेल यू कि फंडामेंटल राइट्स में एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑल्दो अपने सिटीजन्स को और कुछ राइट्स जो है एलियंस को भी एक्सटेंड किए हुए हैं, बट ये राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड राइट्स है। और इस क्वालिफाइड राइट्स का कितना इंपॉर्टेंस है वो आप इस आर्टिकल में देखोगे। इस आर्टिकल अगर आर्टिकल 19 के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आर्टिकल 19 का एक ब्रॉड स्ट्रक्चर मैं बताऊं, ठीक है, मैं लक्ष्मीकांत का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पैटर्न फॉलो कर रहा हूं। सो आर्टिकल 19 में आपके 6 क्लाउजेस हैं। उस 6 क्लाउजेस में से एक क्लाउज जो है दैट इज 19(1), यू विल नोटिस कि 19(1) इज गोइंग टू एक्सटेंड इट्स सिटीजन 6 फंडामेंटल। सो 19(1) में और आर्टिकल 19 में अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 19 में पहला जो क्लाउज है वो सारे के सारे 6 फंडामेंटल राइट्स जो है 19 में एक्सटेंड किए गए, वो आर्टिकल 19(1) में कॉन्सेंट्रेटेड है। और 2, 3, 4, 5, 6 में सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस मेंशन है कि आपके 19(1)A में, अभी मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले आप लोगों को अगर स्ट्रक्चर क्लैरिटी हो गई हो कि 19(1) में 6 फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे और 19(2) और 19(3), 4, 5, 6 में जो किन ग्राउंड्स पे इन 6 फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, वो 6 के 6 राइट्स के ये ग्राउंड मेंशन है आपके 19(2), 3, 4, 5, 6। सो आई होप ब्रॉडली आपको आर्टिकल 19 का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। अब 19(1) में कौन कौन से राइट्स कॉन्सेंट्रेटेड है उन राइट्स की बात कर लेते हैं। और इन राइट्स से आप लोग वैसे भी अनजान नहीं होंगे। इन राइट्स के बारे में ऑलरेडी आप लोग जो लिबरल मीडिया है वो हमेशा डिस्कस करती रहती है और बाकी राइट्स पे तो शायद उतना डिस्कशन नहीं होता, बट आर्टिकल 19 में जो राइट्स आप देखोगे और स्पेशली 19(1)A में दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इन सभी राइट्स के बारे में अगेन एक स्लाइड डेडिकेटेड है। और जब उस स्लाइड पे हम लोग पहुंचेंगे तो इन सभी राइट्स का अभी सिर्फ एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में मैं क्रिएट करना चाहता हूं इन इमेजेस के थ्रू और इन बॉक्सेस के थ्रू। सो 19(1) में जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया, 19(1) में यू हैव दिस 6 राइट्स 19(1)A से 19(1)Z तक।
F जो है 19(1)(f that used to extend right to property that has been deleted by 44th constitutional amendment in 1978 by जनता गवर्नमेंट। सो 19(1)(f को आपको हटा देना है। Besides that 19(1)(a that extends you freedom of speech and expression, अभी डिटेल में नहीं डिस्कस करें। B talks about assembly, 19(1)(c talks about association, 19(1)(d talks about right to movement, 19(1)(e talks about residence, right to residence, and then 19(1)(f as I told you has been stands deleted, and 19(1)(g that talks about right to profession। अब अगले स्लाइड में हम लोग सब कैटेगराइजेशन डिफरेंट क्लाउजेस देखने जा रहे हैं। अगर स्क्रीन के आप लोग इस तरफ देखो तो 19(1)(a और 1(a) (b) (c) के बारे में हम लोग बात करेंगे, और अगर स्क्रीन के राइट हैंड साइड में अगर आप देख पा रहे हो तो 19(1)(2), 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6। अब इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने किस लिए बनाया है स्क्रीन पे, तो आप लोग देखोगे। सो 19(1)(a) में जो राइट्स एक्सटेंड किए गए, अगेन सिर्फ स्ट्रक्चरल क्लैरिटी आप लोगों को 19 का मैं दे रहा हूं, डिटेल में अभी हम लोग 19 के जाने वाले हैं। सो 19(1)(a) में कौन कौन से राइट है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो वो किस किस ग्राउंड्स पे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 19(1)(a) के थ्रू इट्स सिटीजन्स और शेयर होल्डर्स को एक्सटेंड किए गए हैं। वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है, वो क्वालिफाइड राइट्स है, और किन ग्राउंड्स पे वो क्वालिफाइड राइट्स है और किन ग्राउंड्स पे इनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, वो 19(2) में मेंशन है। सो ये ग्राउंड्स है। इन ग्राउंड्स की अगेन मैं कह रहा हूं, इन ग्राउंड्स की बात और इन सब चीजों की बात हम लोग डिटेल में करेंगे। अभी सिर्फ स्ट्रक्चरल क्लैरिटी आर्टिकल 19 क्या है उसके बारे में मैं एक स्ट्रक्चरल क्लैरिटी दे रहा हूं, ताकि आप लोग कभी भूले नहीं, ठीक है। देन 19(1)(b) में कौन से राइट है, 19(1)(b) टॉक्स अबाउट राइट टू असेंबली। राइट टू असेंबली को किन ग्राउंड्स पे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, वो 19(3) में मेंशन है। मींस 19(1) के क्लाउज का फर्दर सब क्लासिफिकेशन है A to G, एंड देन उसके नेक्स्ट क्लाउजेज जो है 19(2), 3, 4, 5, 6 में ये किन किन ग्राउंड्स पे इन राइट्स को रेगुलेट किया जा सकता है वो मेंशन है। 19(1)(c टॉक्स अबाउट राइट टू असेंबली, बट देन राइट टू असेंबली को भी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इस ग्राउंड पे। देन 19(d) एंड E, D, E मैंने एक साथ क्यों लिखा है, बिकॉज इनको एक ही ग्राउंड पे, कॉमन ग्राउंड पे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, और वो कॉमन ग्राउंड आपका 19(5) में मेंशन है। 19(d) एंड E टॉक्स अबाउट मूवमेंट एंड रेजिडेंस, एंड राइट टू मूवमेंट एंड रेजिडेंस को एक कॉमन ग्राउंड पे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, और कॉमन ग्राउंड आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। देन 19(1)(f एज आई टोल्ड यू कि राइट टू प्रॉपर्टी के साथ डील कर रहा था, एंड राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देन हम लोग 19(g) पे 19(1)(g) पे मूव होते हैं, विच टॉक्स अबाउट राइट टू प्रोफेशन, एंड देन राइट टू प्रोफेशन को अगेन जिन ग्राउंड पे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, दैट हैज बीन मेंशन इन 19(6). ठीक है, तो स्ट्रक्चरल क्लैरिटी आप लोगों को हो गई हो। इफ यू रिमेंबर, हर एक आर्टिकल में हम लोग एक बॉक्स अपडेट कर रहे हैं, और वो बॉक्स किस चीज के लिए, कि वो आर्टिकल किस को एप्लीकेबल है, या वो राइट जो है, वो आर्टिकल जो राइट एक्सटेंड करता है वो किस बंदे को मिलेगा, सब सिटीजन्स को मिलेगा या फिर एलियंस को मिलेगा, एनिमी एलियंस को मिलेगा या नहीं, और वो राइट किसके अगेंस्ट अवेलेबल है। सो लेट मी टेल यू, जो भी हम लोग राइट्स बात करने जा रहे हैं, अभी तक हम लोगों ने राइट्स की बात की ही नहीं है, ठीक है, एक ब्रॉड स्ट्रक्चर क्लैरिटी की है। तो आर्टिकल 19 में जो भी 6 फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे वो स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है। माइंड यू, इट्स नॉट कि अगर कोई आपको एब्यूज करता है और उन राइट्स से कोई प्राइवेट पर्सन लाइक मी, जो आर्टिकल 19 में जो भी राइट्स एक्सटेंड किए गए हैं, अगर मैं आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से डिप्राइव करता हूं, तो इट डज नॉट मीन कि भाई अगर स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल तो आप मुझ पे लीगल केस स्लैप नहीं कर सकते हो। बट देन लीगल केस जो है स्लैप करके आप सीधे मुझे आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके, आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन या फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन साइट करते हुए ड्रैग नहीं कर सकते। एक नॉर्मल जो लीगल प्रोसीजर है वो आपको, सो दैट इज अ लीगल राइट। ऑल्दो जब स्टेट वायलेट करेगा, जो 19 में 19(1)(a), (b), (c), (d), (e), (g) में जो दिया गया राइट, स्टेट अगर वायलेट कर सकता है तो आप सीधा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन साइट करते हुए सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल है और किस किस को अवेलेबल है, सो दिस राइट इज अवेलेबल टू द सिटीजन्स एंड शेयर होल्डर्स। ऐसे ही हम लोग आगे आने वाले आर्टिकल्स में भी इस बॉक्स को अपडेट करते रहेंगे। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड नेक्स्ट स्लाइड से
हम लोग आर्टिकल 19(1)(a) में कौन कौन से राइट्स हैं, किन राइट्स पे 19(1)(b), 19(1)(c) ये सब डिस्कस करने जा रहे हैं। सो 19(1)(a) की अगर बात करूं, सो राइट 19(1)(a) टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अब स्पीच तो आप सभी जानते हो, जो मैं बोल रहा हूं आप बोल रहे हैं, या कोई भी अगर कुछ बोलना चाहता है तो ही और शी डज हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, और वो स्टेट के एक्शंस के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड है, ठीक है। कोई डिलीवर कर रहा है कोई स्पीच और स्टेट नहीं चाहता, एग्जीक्यूटिव नहीं चाहता है, फार्म लॉ प्रोटेस्ट चल रहा है, ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहेगी कि इस तरह के स्पीचेज जो है वो डिलीवर हो, क्योंकि वो उनके पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, या गवर्नमेंट जिस पार्टी ने फॉर्म किया उसके इंटरेस्ट, तो स्टेट वुड नेवर अप्रिशिएट कि इन सभी लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट देन स्टेट नॉट गवर्नमेंट ऑफ द डे विल नेवर लाइक कि इनका जो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्योंकि उनके पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट को हानि पहुंचाएगा, बट देन दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट समथिंग दैट हैज बीन एक्सटेंडेड और दैट हैज बीन फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर गवर्नमेंट ऑफ द डे की देन नहीं है। इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज अ फंडामेंटल राइट, और ये उनका राइट है। और अगर ये राइट एग्जीक्यूटिव, इवन नॉट ओनली एग्जीक्यूटिव, इवन लेजिस्लेचर या स्टेट की कोई भी एंटिटी, वो स्टेट की वो एंटिटी जो कि आर्टिकल 12 में मेंशन्ड है, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच से डिप्राइव करने की कोशिश करेगी, सो यू अंडर आर्टिकल 32 दिस पर्सन डज हैव राइट, सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन साइट करते हुए जा सकते हैं। तो ये तो हुई फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात। नाउ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करूं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो एम्बिट है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का, और सिर्फ अपने व्यूज को नहीं, आप किसी और के भी व्यूज को, अगर इफ यू आर एडिटर, इफ यू बिलोंग टू प्रिंट मीडिया, इफ यू बिलोंग टू सम टीवी मीडिया, राइट, तो आप किसी और के भी व्यूज, और वो भी फंडामेंटल राइट है आपका, ठीक है, किसी और के व्यूज को भी एक्सप्रेस करना। और एक्सप्रेशन किस तरह से हो सकता है? एक्सप्रेशन इट्स नीड नॉट टू बी नेसेसरीली लिमिटेड ओनली थ्रू द स्पीच। आप कुछ पेंटिंग कार्व आउट कर सकते हो, आप राइटिंग कर सकते हो, एडिटर हो तो आप एडिटोरियल ओपिनियन पीसेस लिख सकते हो, आप कार्टूनिस्ट हो तो कार्टून छाप सकते हो, पेंटिंग छाप सकते हो। तो ये सभी जो भी एक्सप्रेशन के अलग अलग मीडियम है, तो उन सभी मीडियम से by way of mouth, writing, printing, cartoon or any other manner you have that independence. So freedom of speech जो है वो सिर्फ अपने व्यूज तक लिमिटेड नहीं है, वो दूसरे के व्यूज भी इस तरह से एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच का वेरियस पिछले 70 सालों के इंडिपेंडेंट इंडिया के हिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट ने इसके एम्बिट को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के एम्बिट को कंटिन्यूअसली अपने वेरियस जजमेंट के डिसीजन से बढ़ाया है उसके एम्बिट पे। तो आज देखोगे, ऑल्दो यहाँ जो लिस्ट देख रहे हो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसमें से कुछ चीज़ें आप यहाँ स्लाइड पे देख सकते हो। तो प्रेस फ्रीडम जो है लिखने की, या प्रेस की जो ये डिफरेंट प्रिंट मीडिया, डिफरेंट टेलीविजन मीडिया है, तो ये प्रेस फ्रीडम भी आर्टिकल 19(1)(a) का ही पार्ट है। राइट टू इंफॉर्मेशन भी अगेन 19(1)(a) का ही पार्ट है। राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर नहीं होगा, अगर आप राइट इन्फॉर्मेशन से इक्विप नहीं हो, स्टेट के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पास बहुत सारी डिफरेंट वो है इन्फॉर्मेशंस है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू, तो आप एक सही ओपिनियन नहीं बना सकते। इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन को सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के थ्रू 19(1)(a) का पार्ट बताया है। देन फ्रीडम ऑफ साइलेंस, इट्स नॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डज नॉट ओनली कवर कि आप हमेशा बोलते रहो, अगर आप चुप भी रहना चाहते हो तो वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट होगा। राइट टू डेमोन्स्ट्रेट है, राइट टू प्रोटेस्ट है, लेकिन राइट टू स्ट्राइक नहीं है, दैट विल बी इलीगल, दैट विल नॉट बी अ फंडामेंटल राइट। देन राइट अगेंस्ट फोन टैपिंग वगैरह जो होता है वो भी आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करता है। एंड राइट अगेंस्ट बंद है, राइट टू बंद भी है एंड राइट अगेंस्ट बंद भी है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी रैली निकाल रही है और पॉलिटिकल बंद का आह्वान किया कि भाई इन दिनों 5 अक्टूबर, 5 नवंबर और 14 फरवरी को ये बंद होने, मतलब आप सभी को अपनी दुकानें, अपने एंटरप्राइजेस बंद रखने हैं, तो ऐसा नहीं है, वो आपका फंडामेंटल राइट है। आप कह सकते हो कि भाई मैं इस बंद में पार्टिसिपेट, मैं अपनी दुकानें, मैं अपना इंस्टीट्यूशन खुला रखूंगा। सो राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑल दीज थिंग्स
comes under the ambit of freedom of speech and expression. However, as I told you कि ये right जो है freedom of speech and expression ये absolute right नहीं है। 19(2) में 19(1)(a) में जो राइट दिए गए हैं 19(2) में आप देखोगे कि कुछ ग्राउंड्स मेंशन है, उन ग्राउंड्स पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा सकता है। तो वो ग्राउंड्स क्या है, ये शॉर्टकट है साइपोम जो यहाँ आप देख, लेट मी हैव द रबर एंड देयर आफ्टर लेट मी इरेज दिस एंड देन I'll be talking. So साइपोम आप वर्ड जो है थ्रू आउट राइट टू रिलीजन हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी ये साइपोम, और साइपोम स्टैंड्स फॉर SI स्टैंड्स फॉर सोवरेनिटी इंटीग्रिटी, PO स्टैंड्स फॉर पब्लिक ऑर्डर एंड M स्टैंड्स फॉर मोरालिटी। तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जब आप अपना एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी पे, एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचे किसी तरीके का। अगर आपका कोई भी स्पीच, किसी तरह की राइटिंग, किसी तरह का आर्टिकल अगर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी या फिर पब्लिक ऑर्डर को आपका स्पीच, आपको इंसाइटिंग स्पीच बोलते हो जिससे कि पब्लिक ऑर्डर खराब हो सकता है, दंगे भड़क सकते हैं, या आपका कोई भी स्पीच जो कि इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस करवा सकता है किसी तरह, जैसे कि इन पे इल्जाम, बहुत सारे फार्म प्रोटेस्ट चल रहा है और बहुत सारे फार्म लीडर्स पे अभी दिल्ली में रिसेंटली अराउंड 40 फार्म लीडर्स पे राइट ट्रेजन का और राइट टू इंसाइटमेंट अगेंस्ट ऑफेंस कि उन्होंने ऐसे स्पीच दिए जिसने लोगों को कंपेल किया या फिर कि भाई रॉयटिंग में वो इन्वॉल्व। 26 जनवरी दिस रिपब्लिक डे वाज अ वेरी फेटफुल डे। आप लोग जानते हो दिल्ली में उस दिन क्या हुआ। तो इनके इंसाइटमेंट टू ऑफेंस जो है अगर आप करते हो अपने स्पीचेस के थ्रू तो वो वायलेशन माना जाएगा, आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं माना जाएगा, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच डज हैव सर्टन लिमिटेशन। आप किसी की ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी की, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी के लिए ये डिफेमेशन का ग्राउंड बन जाए। ठीक है, आप किसी को कंटिन्यूअसली मलाइन करते नहीं रह सकते, वो आपको डिफेमेशन के सूट में ड्रैग कर सकता है। देन अगर आपका कोई भी स्पीच या एक्सप्रेशन अगर सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट अगेंस्ट स्टेट आर्टिकल 12 वाला अगर एंडेंजर करता है तो आपके राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल किया जा सकता है। देन अगर आपका कोई भी स्पीच अगेन या एक्सप्रेशन जो है हमारे मित्र बंधुओं के साथ, हमें ये ऐसे कंट्री जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशन है, अगर उन फॉरेन रिलेशंस को स्पॉइल कर रहा है कोई भी स्पीच, अगर आप सुभाष चंद्र बोस के बारे में फाइल्स की डिस्क्लोजर मांगी जा रही है, अगेन वो राइट है आपका, आप डिस्क्लोजर अपने स्टेट से मांग सकते हो। बट अगर आप इस तरह के अगेन स्पीच डिलीवर करने लग जाते हो जिसमें सरकार को लगता है कि रशिया के साथ या किसी कंट्री के साथ इस एक्सरसाइज में अगर हमारे फॉरेन रिलेशन खराब हो सकते तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन या फिर उस राइटिंग को कर्टेल, उस आर्टिकल को जो कि आप लिख रहे हो उसको इस फॉरेन रिलेशन का ग्राउंड यूज कि हमारे फॉरेन रिलेशन जो है वो स्पॉइल हो रहे हैं, उसका इस्तेमाल करके आर्टिकल 19 में ये जो राइट्स हैं उसको कर्टेल किया जा सकता है। देन कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोई भी आपका स्पीच या फिर कोई भी आर्टिकल, कोई भी ओपिनियन पीस विच यू मे बी राइटिंग एज अ एडिटर, एज अ ओपिनियन मेकर, एज अ इन्फ्लुएंसर, अगर कुछ ऐसा आप बोलते हो, यू आर अ इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम और ट्विटर और टिकटॉक और एनी पब्लिक प्लेटफॉर्म, और यू आर एडिटर, और आपका कोई भी आप जजमेंट को क्रिटिसाइज, अगेन देयर इज अ रेड लाइन, वेरी थिन रेड लाइन, अगर आप किसी जजमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हो और वो अगर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी और इन द ओपिनियन ऑफ, अगेन कॉन्टेम्प्ट ये डिबेटेबल है कि कौन कौन सी बातें कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली कैटेगरी में आती है, कौन कौन सी बातें नहीं, ये बहुत डिबेटेबल है। बट देन अगर कोर्ट को लगता है तो आपके फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच में जो भी राइट्स की हम लोगों ने बात की उसको कर्टेल किया जा सकता है और वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं माना जाएगा। देन एनी ऑफ द स्पीच, अगर किसी को डिफेम कर, मलाइन कर रहे हो किसी की इमेज, राइट, तो वो भी आपका राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को उस सिचुएशन में भी कर्टेल किया जा सकता है। सो दिस वाज सम एस्पेक्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि 19(1)(b) में आपको कौन कौन से राइट्स दिए गए। सो 19(1)(b) यू ऑलरेडी नो कि राइट टू असेंबली, ठीक है, असेंबल हो सकते हो, कोई प्रोटेस्ट करना है, और असेंबल किस किस पर्पज के लिए हो सकते हो, सो योर असेंबली, ठीक है, एज अ ग्रुप यू कैन असेंबल फॉर एन रिलीजियस पर्पज, कोई रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन है, कोई गैदरिंग है, रिलीजियस पर्पज हो सकता है, सोशल पर्पज हो सकता है, पर्पज आपका पॉलिटिकल है, ठीक है। अभी सोशल पर्पज के अंतर्गत यहाँ राइट टू प्रोटेस्ट जो चल रहा है और प्रोटेस्ट फार्मर्स जो कर रहे हैं, सो दैट इज अ सोशल पर्पज, राइट, नॉट द पॉलिटिकल पर्पज। ऑल्दो एलिगेशंस आर बीइंग लेवल्ड कि कुछ फार्म लीडर्स इसको पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बट देन दैट इज नॉट द स्कोप
ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, पर्पज ऑफ असेंबली जो है वो कुछ भी हो सकता है, आप असेंबल, सो राइट टू असेंबली जो है वो आपकी 19(1)(b) में कवर हो सकता है। अगेन जैसा कि मैंने पिछले आर्टिकल सब आर्टिकल में बताया 19(1)(a) में कि ये रीजनेबल क्वालिफाइड राइट है। सिमिलरली राइट टू असेंबली जो है वो भी कर्टेल किया जा सकता है और उसके ग्राउंड 19(3) में मेंशन है। ठीक है, तो आप राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग, स्टेज प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। ठीक है, सो 26 जनवरी को जो इमेजेस आपने देखे होंगे, ठीक है, लोग तलवार, लाठियां, है ना, इस तरह का इस्तेमाल कर रहे थे। तो वो असेंबल जो होना है, आपको असेंबली जो है वो पीसफुली इंश्योर करना, ये नहीं कि आप रॉयटिंग में जा रहे हो। अगर रॉयटिंग वगैरह तो राइट टू असेंबली का दैट विल बी वायलेशन। सो पीसफुली विदाउट आर्म्स, है ना। हालांकि जो निहंग सिख थे वहाँ आप कह सकते हो कि भाई अगर ये फंडामेंटल, अगर इसका असेंबली वो कर सकता है, क्या कर सकता है, तलवार लेके वो लोग कैसे चल रहे थे और स्टेट ने कैसे अलाउ किया। सो लेट मी टेल यू कि सिख एज अ पार्ट ऑफ राइट टू रिलीजन, सिख्स को जब हम लोग आर्टिकल 25-26 डिस्कस करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि सिख्स को कुछ कैटेगरी ऑफ सिक्स को ये राइट दिया गया कि कृपान वगैरह कैरी कर सकते हैं, वो उनका राइट टू रिलीजन का पार्ट है। इसलिए निहंग सिखों को वो तलवार, नंगी तलवारें लेके चलने, बट देन एज सून वो उन्होंने इस्तेमाल किया रॉयटिंग के लिए तो राइट टू रिलीजन वाले उस थिन लाइन को उन्होंने क्रॉस किया। ठीक है, सो पीसफुली एंड दिस इज लेट मी नोटिस यू कि जो असेंबली होगी ये पब्लिक प्लेस पे ही आप कर सकते हो। और पब्लिक प्लेस में भी ये नहीं कि भाई पब्लिक प्लेस पे आप असेंबली कर रहे हो तो रोड को ब्लॉक कर दिया, हाईवे को ब्लॉक कर दिया, ये कहते हुए कि भाई वो भी तो पब्लिक प्लेस है ना, पब्लिक है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हम लोग वहाँ नहीं, तो गवर्नमेंट की आप ये नहीं कर सकते कि थाने के अंदर जाके हम लोग थाने में हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे या फिर किसी ऐसे प्रीमाइस पे जो कि आप लोगों को जो मैदान, डेजिग्नेटेड मैदान है, पब्लिक पार्क्स है, रामलीला मैदान, जंतर मंतर, वहाँ जाके आप प्रोटेस्ट करो। ठीक है, तो वो सब राइट्स दिए गए हैं। और विदाउट, जब आप प्रोटेस्ट कर रहे हो यू हैव टू इंश्योर कि ट्रैफिक वगैरह, अगेन हम लोग बात करेंगे कि राइट टू असेंबली जो है वो किन किन ग्राउंड्स पे 19(3) में मेंशन है, वो कर्टेल की जा सकती है। अभी राइट टू असेंबली की बात कर ले। ठीक है, सो जंतर मंतर अभी भी जो प्रोटेस्ट चल रहा है डिफरेंट बॉर्डर्स पे, और जो हाईवेज ब्लॉक जिससे राइट टू मूवमेंट, सो देख लो आप खुद कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहे हो। आपका राइट टू असेंबली जो है, अगर आप रोड पे राइट टू असेंबल हो रहे हो, अपने राइट टू असेंबली का एक्सरसाइज कर रहे हो, तो दूसरे के राइट टू मूवमेंट, ठीक है, जब हम लोग डिस्कस करेंगे 19(1)(d) तो राइट टू मूवमेंट की बात करेंगे। So 19(1)(d) again is being violated, right to movement of some other person you are violating by exercising 19(1)(b). ठीक है, तो ये आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी कहीं ना कहीं है। ठीक है, तो यहीं से ग्राउंड निकलता है कि भाई आपकी राइट टू असेंबली को कर्टेल किया जा सकता है। किस ग्राउंड्स पे कर्टेल किया जा सकता है, तो आपकी राइट टू असेंबली को इस साइपो सोवरेनिटी, अगर राइट टू असेंबली आपकी या राइट टू असेंबल आपका सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी अगर इंडिया की वो करता है, वॉयलेट, इंपैक्ट करता है या पब्लिक ऑर्डर क्रिएट करता है, पब्लिक ऑर्डर क्रिएट हो रहा है राइट टू प्रोटेस्ट से, है ना। अभी कुछ इंसिडेंसेस ऑल्दो पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे आए हैं, बट देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं तो कई बार पब्लिक ऑर्डर क्रिएट हो सकता है। तो इसमें एग्जीक्यूटिव के पास ये राइट बन जाता है। एग्जीक्यूटिव इस राइट का इस्तेमाल, एग्जीक्यूटिव इस रेस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल करके, जो कि 19(3) में मेंशन्ड है, इस रेस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल करके आप देखोगे कि प्रोटेस्ट को हटा सकती है। ठीक है, कि भाई पब्लिक ऑर्डर क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी हमें लग रही थी और इसलिए हमने हटाया। दूसरा, ट्रैफिक मैनेजमेंट में अगर डिस्टर्बेंस होती है, आप असेंबली के लिए कहीं रैली करने के लिए कहीं जा रहे हो और ट्रैफिक अगर डिस्टर्ब हो सो दैट इज आल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड और कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन ऑन विच राइट टू असेंबली को आपके जो है वो हटाया जा सकता है या फिर लिया जा सकता है। ठीक है, सो 19(1)(b) की बात हो गई। 19(1)(c) की बात करो, सो 19(1)(c) एक्चुअली टॉक्स अबाउट राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और राइट टू एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या है, आप एसोसिएट हो सकते हो, ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो, कंपनीज क्रिएट कर सकते हो, ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हो। तो इन सब के राइट टू एसोसिएशन दैट इज 19(1)(c) में मेंशन है। और इसके किन किन ग्राउंड्स पे राइट टू एसोसिएशन को लिया जा सकता है या फिर वॉयलेट किया जा सकता है, वो 19(4) में मेंशन है। अभी 19(4) को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, ट्रेड यूनियन। अब जब ट्रेड यूनियन की बात हो रही है तो ट्रेड यूनियन को राइट टू स्ट्राइक नहीं दिया गया है, राइट टू
बार्गेन है, अफेक्टिव बार्गेनिंग आप कर सकते हो, बट जब बात आती है स्ट्राइक की, स्ट्राइक बिकम राइट टू स्ट्राइक बिकम्स अ नेगेटिव राइट। ठीक है, 19(1)A में भी आप लोगों ने देखा था राइट टू स्ट्राइक को हम लोगों ने मना किया था, और राइट टू स्ट्राइक आपका 19(1)C में भी मना हो रहा है। ठीक है, सो क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है आपके 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)C का पार्ट हुआ था 2011 में, राइट। सो इन सब चीज़ों का राइट टू एसोसिएशन के अंदर ये सब चीज़ें करने का आपको राइट दिया गया। हालांकि 19(4) में अगेन इसके रेस्ट्रिक्शन, किन किन ग्राउंड्स पे रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है ये मेंशन है आपके। सो साइपोम के ग्राउंड्स पे, दैट इज सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आप क्रिएट कर रहे हो, कोई भी पब्लिक ट्रस्ट, कोई भी एनजीओ जो आप फॉर्म कर रहे हो, कोई भी ग्रुप, अगर वो ग्रुप सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी अगर, या वो एसोसिएशन जो है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी इंडिया की वायलेट कर रहा है, या पब्लिक ऑर्डर, या फिर मोरालिटी, मोरल, आप कोई प्रोस्टिट्यूशन वाला ग्रुप जो है वो प्रमोट कर रहे हो इस राइट टू एसोसिएशन के नाम से, तो वो नहीं है। एक इमोरल नहीं होना चाहिए वो ग्रुप। ठीक है, ये पब्लिक मोरालिटी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, एंड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एज अ स्टेट को थ्रेटन नहीं करना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज़ होती है जो कि 19(4) में मेंशन है, तो आपके इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट किया जा सकता है। ठीक है, सो 19(1)C, 19(1)D की अगर बात करो, सो 19(1)D टॉक्स अबाउट राइट टू मूवमेंट। राइट टू मूवमेंट क्या है? थ्रू आउट द टेरिटरी, और ये राइट टू मूवमेंट जो है वो इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ मूवमेंट की बात करता है। एक्सटर्नल एस्पेक्ट, आपको विदेश जाना है, उस मूवमेंट की बात जो है राइट टू, दैट इज आर्टिकल 21 में जब हम लोग राइट टू लाइफ और लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी की बात करेंगे तो वहां डिस्कस। तो अभी इंटरनल, थ्रू आउट द टेरिटरी। हाउएवर, कैन यू मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया? आप लोगों को ये अगर आर्टिकल 19 अगर आप लोग पहली बार सुन रहे हो, अगर बिगिनर हो तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि ऑल्दो इंडिया को एज अ बहुत इंडिपेंडेंट नेशन, बहुत लिबरल नेशन मान रहे, बट देयर आर सर्टन पार्ट्स इन इंडिया जो कि आप फ्रीली, जिस तरह से आप मध्य प्रदेश में जा सकते हो, बिहार में, कर्नाटका या अदर पार्ट्स में, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां कि आप विदाउट परमिट, विदाउट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के परमिट के आप उन एरियाज में नहीं जा सकते। अब कौन कौन से वो एरियाज हैं? जब हम लोग 6th शेड्यूल और इनर लाइन परमिट वगैरह, या फिर लेट मी टेल यू, देखिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जब 6th शेड्यूल में हम लोग आएंगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करेंगे। शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो ग्रुप हैं जो कि अपनी ओरिजिनलिटी के लिए जाने जाते हैं, उनका एथनिक, उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स, उनका लिविंग स्टाइल जो है वो कंप्लीटली डिस्टिंक्ट है, और उनके इन राइट्स को, उनके एथनिसिटी को, उनके कल्चर को, उनके डिस्टिंक्ट जो प्रैक्टिसेस हैं उनको बचाने के लिए ये कुछ प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं, उनके स्पेशलिटी को रिकॉग्नाइज करते हुए कि भाई उनके लिविंग एरियाज में जो इंडियन सिटीजन्स है वो नहीं, अंडमान निकोबार में बहुत सारे एरियाज है जहाँ एबोरिजिनल ट्राइब्स रहते हैं, जिनका लिविंग स्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट है, जिनका खाना पीना सब कुछ कंप्लीटली डिफरेंट है, उनकी हेल्थ को इम्पैक्ट, आप अगर आप उनके एरियाज को विजिट कर सकते हो सकता है कि बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया आप लोग कैरी करके ले जाओ अपनी बॉडी के साथ, और वो लोग अपने अभी यूज टू नहीं हो, उनकी बॉडी जो है यूज टू नहीं हुई है, और आपके कांटेक्ट में आने से इन्फेक्शन उनको हो जाए, इवन इंटरेक्ट करने से इन्फेक्शन, एंड देयर बॉडीज आर नॉट यूज टू, परहैप्स पूरी की पूरी, कई बार ऐसे केसेस हुए कि कुछ ट्राइब्स पूरी की पूरी इस उससे इलनेस से वाइप आउट हो गई हैं। ठीक है, इस लेवल का ग्रेव थ्रेट है, और जो कल्चर्स को आप, उनके ओरिजिनल कल्चर्स को जो इम्पैक्ट करोगे, वो तो मतलब कंटिन्यूअस, अगर वो इंटरेक्शन में आएंगे तो आपका कल्चर देखेंगे, आपके कल्चर्स में घुलने, असिमिलेशन की कोशिश करेंगे। हालांकि ये अच्छी बात है, बट देन फ्रॉम देयर एंगल, देयर डिस्टिंक्ट, उनकी डिस्टिंक्टिवनेस, उनका लैंग्वेज तो धीरे धीरे खत्म हो रहा है ना। सो प्रोटेक्ट इन ऑर्डर टू, इस तरह के प्रोविजन किए गए हैं। बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए गए हैं जिसमें आप मूवमेंट, अगेन इनर लाइन परमिट, सेम रीज़न से ये रखा गया है, बट वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट टू मूवमेंट है आपके पास, बट देन देयर आर रेस्ट्रिक्शन दैट हैज़ बीन मेंशन इन 19(5). ठीक है, देन राइट टू मूवमेंट को कई बार आप लोग देखते होंगे, किसी पर्सन पे कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी है कि ये बंदा जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया में तो वहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा थ्रू हिज स्पीच, थ्रू हिज ओपिनियन, है ना, या फिर किसी तरह का इंसाइट कर सकता है ऑफेंस, तो कोर्ट्स कई बार रेस्ट्रिक्ट कर देती है। कुछ दिनों पहले हार्दिक पटेल वगैरह को, 2 साल पहले की बात है, या फिर बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, उनको बोल दिया जाता है कि भाई आपकी पनिशमेंट ही ये है कि इस पर्टिकुलर स्टेट की बाउंड्री में आप लोग या इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आप
आप लोग अगले 1 साल तक एंटर नहीं करोगे। तो वो राइट टू मूवमेंट का क्या वायलेशन है? नहीं। दिस ग्राउंड्स हैज़ बीन मेंशन्ड इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1905। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट का ग्राउंड यूज किया जा सकता है एंड राइट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब जो है इन 2 ग्राउंड्स पे, ठीक है। कोरोना के टाइम में जब पैंडेमिक चल रहा था, लॉकडाउन के टाइम में आप लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया था। अगेन कुड यू फाइल द केस अगेंस्ट द स्टेट की स्टेट के जो लॉज हैं या स्टेट के एक्शंस है राइट टू मूवमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है? क्या ये सवाल आपके मन में आया? आपके सवाल आया भी अगर होगा तो ये नहीं, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट जो है, क्योंकि अगर आप राइट टू मूवमेंट का अगर सभी को अधिकार दे दिया जाता है तो जनरल पब्लिक एट लार्ज का जो इंटरेस्ट है वो इम्पैक्ट हुआ होता, ठीक है। तो दीज आर द सर्टन ग्राउंड दैट हैज़ बीन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, जो कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर यूज करके लॉ बना सकती है, बाई लॉज ला सकती है और ऑर्डिनेंसेस ला सकती है एंड दैट विल दोज ऑर्डिनेंसेस दोज लॉ रिस्ट्रिक्टिंग राइट टू मूवमेंट विल नॉट, अगर वो इनमें से किसी ग्राउंड पे आती है राइट, तो वो वायलेशन नहीं माना जाएगा आपके राइट टू मूवमेंट, दैट इज 19(1)(d) का। अब 19(1)(e) डिस्कस करते हैं। 19(1)(e) टॉक्स अबाउट व्हाट? 19(1)(e) talks about your right to रेजिडेंस, राइट टू रेजिडेंस। अगेन आपको अधिकार है एज अ इंडियन सिटीजन, एज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, आपको अधिकार है कि राइट टू रेजिडेंस किसी भी एरिया में, किसी इंडिया के पूरे किसी भी थ्रू आउट द इंडिया अगेन आप लोग लैंड परचेज कर सकते हो और राइट टू रेजिडेंस घर बना सकते हो। बट देन अगेन द सेम ग्राउंड दैट हैज़ बीन मेंशन इन 1905 इटसेल्फ, दैट इज जनरल पब्लिक का अगर इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो या राइट टू शेड्यूल्ड ट्राइब, वहाँ आप लोग रेजिडेंस रिसाइड नहीं कर सकते हो। इनर लाइन परमिट की अगेन मैं बात करूंगा। इनर लाइन परमिट में जिसमें 4 स्टेट्स हैं आपके नॉर्थ ईस्ट के एंड देन पार्ट्स ऑफ द अदर स्टेट जहां इनर लाइन परमिट की अपील भी की जा रही है। तो आप देखोगे इन सब चीज़ों को हम लोग क्या है, ILP क्या है, RAP रेस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में जब 6th शेड्यूल डिस्कस करेंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। तो राइट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, अगर उनका बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां आप लैंड परचेज नहीं कर सकते, ठीक है। कश्मीर में वो चीज़ें थी शायद 371 के एवोल्यूशन के बाद वो चीज़ें ख़त्म की गई है, हालांकि डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट अभी भी वहाँ है। हिमाचल में बहुत सारे नॉन हिमाचली जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप परचेज नहीं कर सकते। ऐसा ही सिमिलरली कुछ स्टेट्स, मतलब प्राइमरी पर्पज़ क्या है, और SC ST लॉ में भी आप देखोगे जो ट्राइब्स को जो प्रॉपर्टीज़ दी जाती है वो प्रॉपर्टी वो किसी और को, नॉन ट्राइबल ग्रुप को नहीं दे सकते। सो राइट टू रिसाइड मेरा प्राइमरी पर्पज है कि राइट टू रिसाइड अगेन 1905 में यू हैव दिस राइट टू रिसाइड अंडर 19(1)(e), बट 1905 में अगेन ग्राउंड्स मेंशन्ड है जो कि रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि किन किन इन 2 ग्राउंड्स पे आपका राइट टू रेजिडेंस जो है वो रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। 19(1)(f) जो है वो डिलीट किया जा चुका है, सो 19(1)(f) की बात नहीं करते। 19(1)(g) दैट टॉक्स अबाउट राइट टू प्रोफेशन। आप कोई भी प्रोफेशन ले सकते हो क्या? तो कोई भी प्रोफेशन आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अगेन दिस इज ऑल्सो अ क्वालिफाइड राइट, ठीक है। सो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, बट एनी वाले पे अभी डाउट है, स्टार लगा लीजिए। अभी बात करेंगे कि कुछ ग्राउंड्स पे रिस्ट्रिक्शन स्टेट के पास राइट है कि वो रिस्ट्रिक्शन कर सकती है। टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, स्टेट कैन प्लेस रेगुलेटरी और एक्सक्लूजनरी रेस्ट्रिक्शंस कि ये बिजनेस आप नहीं कर सकते, ये क्लास ऑफ बिजनेस जो है वो सिर्फ स्टेट कर सकता है, या फिर जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में कुछ बिजनेसेस जो हैं वो मोनोपोलिस्टिक बनाई जा सकती है। ये वाला जो बिजनेस जैसे न्यूक्लियर पावर का, या फिर हो सकता है कुछ आर्म्स, कुछ डिफेंस के ऐसे प्रोडक्ट हों जो कि स्टेट चाहेगा कि अगर सभी को पता चल गया इसकी बारीकियां तो वो कंट्री के उसके जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को वो खराब कर सकती है। तो उस तरह के अभी तक कुछ दिनों पहले तक रेलवे जो था वो मोनोपोलिस्टिक था। न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह का है, न्यूक्लियर प्रोडक्शन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ग्राउंड जो है 1906 में मेंशन है कि इन ग्राउंड्स पे इनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट जहां इन्वॉल्व हो उन ग्राउंड्स पे राइट जो है राइट टू प्रोफेशन को आपके रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। न्यूक्लियर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, रेलवेज, बट मोनोपोली शुड बी फॉर द पब्लिक बेनिफिट। अगर मोनोपोलिस्टिक किसी बिजनेस को बना रहे हो कि इस बिजनेस में सिर्फ स्टेट पार्टिसिपेट करेगी, गवर्नमेंट पार्टिसिपेट, तो पब्लिक इंटरेस्ट में
होना चाहिए। बिसाइड्स दैट कई बार क्या होता है कि भाई आप कहो कि राइट टू प्रोफेशन है तो मैं जज बनना चाहूँगा, लेकिन मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन मैं राइट टू प्रोफेशन या राइट टू ऑक्यूपेशन में मेरे पास राइट है। नहीं, गवर्नमेंट कैन प्लेस सर्टन रिस्ट्रिक्शन लाइक सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अनटिल अनलेस यू डज नॉट पजेस दिस एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अनटिल अनलेस भाई कोई टेक्निकल नेचर का जॉब है तो आप बीइंग अ बीए और बीइंग अ बीएससी यू कैन नॉट से। टेक्निकल नेचर का जॉब है तो वहाँ इंजीनियर्स बीटेक की जरूरत होगी, बीई की जरूरत होगी, अगर कुछ ह्यूमैनिटी की जो, तो मेरा पॉइंट है कि स्टेट के पास ऑल्दो राइट टू प्रोफेशन, राइट टू बिजनेस, राइट टू ऑक्यूपेशन, किसी तरह का राइट टू ट्रेड आपको दिया गया है, बट देन सर्टन रेस्ट्रिक्शन कैन बी प्लेस्ड एंड दोज एकेडमिक क्वालिफिकेशन या फिर टेक्निकल क्वालिफिकेशन या फिजिकल क्वालिफिकेशन में मिलिट्री नेचर का अगर जॉब है तो प्लेस किया जा सकता है, एंड दैट विल नॉट बी वायलेशन ऑफ 19(1)(g। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, अलग अलग जजमेंट में ये चीज़ बोली हुई है। सो विद दिस वी आर रैपिंग अप आर्टिकल 19। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन आर्टिकल 20। सो अंटिल वी कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।